अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बात तो कुछ ख़ास न थी। ज़ीशान के किसी दोस्त का फ़ोन आया था और उसने ज़ीशान के लिए पैगाम दिया था कि वो उससे जल्द अज जल्द बात कर ले। उसका दोस्त शाम 6 बजे तक उसका इंतज़ार करेगा। राहिला फ़ोन सुनकर हटी थी कि उसकी नंद मोना आ गई। साथ उसके तीनों बच्चे और शोहर भी थे। फिर वो लोग रात का खाना खाकर ही गए। इसी दौरान में ज़ीशान भी घर आ गया। आज उसके ऑफिस में काम ज़्यादा था और उसने ऑफिस से फ़ोन करके बता दिया था कि आज वो देर से घर आएगा, लिहाजा अम्मा और वो परेशान न हो। मोना के जाने के बाद राहिला किचन समेट रही थी कि फ़ोन की घंटी फिर से बजी। ज़ीशान और अम्मा लाउंज में ही बैठे थे। टीवी पर कोई लॉन्ग प्ले दिखाया जा रहा था। अम्मा ड्रामे खूब शौक से देखती थीं। राहिला अपने काम में मगन थी क्योंकि उसे यकीन था कि फ़ोन तो ज़ीशान रिसीव कर लेगा। फ्रिज में डोंगा रख के पलटी तो किचन के दरवाजे पर ज़ीशान को खड़े पाया। वो गुस्से से उसे घूर रहा था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरा फ़ोन आया था? ओह ज़ीशान, वेरी सॉरी, मैं भूल गई। हालांकि उस बेचारे ने कहा था कि शाम 6 बजे तक वो तुम्हारा इंतज़ार करेगा। दरहकीकत राहिला शर्मिंदा भी हो रही थी कि कैसे इतनी अहम बात उसके जहन से निकल गई। किचन का काम अभी ही ख़त्म हुआ था। राहिला ने लाइट ऑफ की और ज़ीशान के साथ लाउंज में आ गई। ज़ीशान भी तन फन करता उसके पीछे आया और एक बार फिर चीखा, किस कदर गैर जिम्मेदार औरत हो तुम। कितनी आसानी से कह दिया मैं भूल गई, सॉरी। तुम्हें पता है वो मेरे बचपन का दोस्त है, कोई और नहीं, वही सरमद है जिसके बारे में मैं कई दफ़ा तुम्हें बता चुका हूँ कि उसने कितने मुश्किल मौक़ों पे मेरी कितनी मदद की है। 3 साल बाद वो फिनलैंड से लौटा था। हमारे घर का एड्रेस चेंज हो गया है और फ़ोन नंबर भी। कितनी मुश्किलों से उसने एक और दोस्त से मेरा फ़ोन नंबर लिया और पूरे 3-4 घंटे मेरा इंतज़ार करता रहा। क्या सोचता होगा वो? अभी अजीम बता रहा था कि एयरपोर्ट जाते वक्त भी वो मेरा मुंतज़िर था। अजीम को मेरे घर का पता नहीं था, वरना वो खुद उसे लेकर आ जाता। अजीम कह रहा था उसने ऑफिस भी फ़ोन किया था। वहाँ से पता चला उधर से तो मैं शाम 4 बजे ही निकल गया था। उफ़, क्या सोचता होगा सरमद, किस कदर एहसान फरामोश और मतलबी हूँ मैं। और ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है, बेवकूफ़, नकम्मी, भुलक्कड़ औरत। ज़ीशान का बस नहीं चल रहा था कि क्या कह दे। अब तो राहिला का भी पैमाना सब्र लबरेज हो गया। क्या मुसीबत है ज़ीशान, तुम किस तरह बात कर रहे हो? कह जो दिया कि भूल गई। गलती हो गई भाई, गलती भी इंसान से होती है। मेरी कोई ऐसी दुश्मनी तो नहीं थी तुम्हारे दोस्त से जिसकी वजह से जानबूझ के तुम्हें ना बताती। बस घर की मसरूफियत में भूल गई। अब ख़त्म करो इस किस्से को। ऐसे क्या दुनिया से अनोखे काम है तुम्हारे? 3 तो हम अफराद हैं इस घर में। एक खाना ही तो बनाती हो तुम, वो भी अक्सर अम्मा तुम्हारे साथ लगी रहती हैं। ज़ीशान का गुस्सा ख़त्म होने में नहीं दे रहा था। तंज़िया अंदाज से उसे देखते हुए बोला। राहिला उससे भी ऊंची आवाज़ में चीख के बोली, तो क्या खादमा बनाकर लाए थे इस घर में? सारा दिन तो लगी रहती हूँ और अम्मा से मैंने कब कहा है कि मेरे साथ लगी रहें? अपनी मर्जी से करती हैं। अभी तक मैं नकम्मी हूँ। वो जब तुम्हारे लाडले ने फ़ोन किया था ना, तो अम्मा के कहने पे ही तुम्हारे लिए कोफ्ते बना रही थी। फिर अभी उस काम में उलझी हुई थी कि मोना बाजी और बच्चे आ गए तो एक और सालन बनाना पड़ा। तुम क्या समझते हो सारा दिन मैं आराम करती हूँ, बिस्तर तोड़ती हूँ? राहिला की आवाज़ भर आ गई। मोना के जिक्र पे अम्मा भी मैदान में आ गई, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि बहू ने उनकी बेटी की आमद और खाने पीने को नज़र में रखा हुआ है। ए बहू, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तो आएंगी मेरी बेटियाँ, बाद में भले तुम लोग ना घुसने देना। ओफो अम्मा, आप भी बात किधर ले जाती हैं? मैं कोई मोना बाजी को कुछ कह रही हूँ, अपने बेटे को नहीं समझाती कि खामखा बीवी पे शोर कर रहा है? क्यों इस तरह से बात कर रहे हैं ये मुझसे?
वो झल्ला कर बोली, मुझे समझाएं, और तुम तो हर किस्म की सोच समझ से बालातर हो। माँ जी, बड़ी अजीम लड़की लाई हैं आप मेरे लिए। इनको तो अल्लाह ने समझाया भेजा है। इनका तो पूरा खानदान अक्लमंदों का, और हम बेवकूफ़। ज़ीशान तो जैसे बच्चा बना हुआ था। राहिला भल भल रोने लगी और जाकर गेस्ट रूम में बंद हो गई। उससे सख्त गुस्सा आ रहा था। इस कदर तजलील। मैं कल ही अम्मी को फ़ोन करूँगी। एक तो वो लोग भी बस भाईजान के पास जाकर लाहौर बैठ के, बस अब मैं नहीं रहूँगी यहाँ, संभालें अपना घर। मैंने हर वक्त जलील होने के लिए शादी नहीं की थी। माँ बेटा एक हो जाते हैं और मैं अकेली बीच में जलील होने के लिए। भाई इतनी अक्ल नहीं कि एक घर कैसे चलता है। वो मुंह ही मुंह में कितनी देर बुड़बुड़ाती रही और अपने गुस्से को ठंडा करने की कोशिश करती रही, लेकिन जितनी तजलील आज वो महसूस कर रही थी, इससे पहले ज़िंदगी में कभी किसी ने उसकी इतनी जिल्लत नहीं की थी। दरअसल ज़ीशान और राहिला एक ही मोहल्ले में पले बढ़े थे। बचपन साथ गुजरा था। दोनों क्लास फेलो भी रहे थे। बड़ों के फैसले के मुताबिक दोनों की शादी हुई। 5-6 माह का अरसा गुजर चुका था और ये पहली ज़ोरदार झड़प थी। राहिला के वालिदैन आजकल उसके बड़े भाई के यहाँ लाहौर गए हुए थे, वरना वो शायद इसी वक्त उनके यहाँ पहुँच जाती। सारी रात रोती रही थी। सुबह देर से आँख खुली। जागते ही उसने जो बात सबसे पहले सोची, अपने बेडरूम की बजाय वो यहाँ क्यों सो रही है। फिर जब याद आया तो ज़ीशान पर नए सिरे से गुस्सा आने लगा। मुंह हाथ धोते हुए वो सोच रही थी कि आज वो अपनी बड़ी बहन सुमिया के घर चली जाएगी। वॉल क्लॉक की सम देखा तो 10 बज रहे थे। गोया ज़ीशान ऑफिस जा चुका होगा। उसने या अम्मा ने राहिला को उठाने की या मनाने की जहमत तक नहीं की। गोया वो उनके लिए बिल्कुल नाकारा और फजूल शय है, जिसके कोई जज्बात नहीं। चलो माना मैं गलत भी थी तो आकर सर पे प्यार से हाथ तो रख सकती थी ना। ऐसी बेहिसी। रात भर रोने और जागने से सर अलग दुख रहा था। जी चाह रहा था फौरन एक कप गर्मा गर्म चाय का पिया जाए, मगर किचन में जाने या कुछ खाने पीने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो अपने घर में सबसे छोटी थी और लाडली भी। वो 2 ही बहनें और एक भाई थे। सबसे बड़ी समिया बाजी थी, फिर फैसल भाई और सबसे छोटी वो खुद थी। और ये उसकी बचपन की आदत थी कि घर में किसी से खटपट हो जाती या अम्मी अब्बू से डांट पड़ती तो वो फौरन भूख हड़ताल कर देती और फिर सब उसकी 1000 मिन्नतें खुशामदें करके उसे बमुश्किल मनाते। मगर आज यहाँ कोई उसकी खुशामद करने वाला नहीं था। उसने बहते हुए आंसू पोंछे, मसले हुए सिल्वर ज़दा कपड़ों को हाथ से सीधा किया। सामने ड्रेसिंग टेबल पर से ब्रश उठाकर 2-4 हाथ मार के बाल समेटे और आम घर में इस्तेमाल होने वाली चप्पल ही में कमरे में से निकल आई। पहले सोचा था अपने बेडरूम में जाके कपड़े भी तब्दील कर लेगी और अपना पर्स भी उठा लेगी कि सुमिया के घर तक का टैक्सी या रिक्शे का किराया भी तो देना होगा, मगर सामने ही तख्त पे अम्मा बैठी थी। उसे देखकर मुंह मोड़ लिया और बुड़बुड़ाने लगी, ऐसे नखरे और हट धर्मी हमने नहीं देखी कि ज़रा सा मियाँ ने कुछ कह दिया और बेगम साहबा तस्वीर बहाती हुई कमरे में बंद हो गई। अरे मैं कहती हूँ ये सारी गलती इन आजकल के लड़कों की है। बीवी आती है तो उसकी जी हजूरी में खड़े हो जाते हैं, ना कोई रोब ना दबदबा, ना बीवी को मियाँ का लिहाज शर्म कोई पर्दा, सर झाड़ मुंह पहाड़, हर वक्त मियाँ के दो बदू जवाब दही। तोबा तोबा, वो एक कहता है तो ये बेगम साहिबा 4 सुनाती हैं। एक हमारा ज़माना था, हर वक्त डरते रहते थे, मियाँ या सास कुछ कहती तो खून खुश्क हो जाता। 1000 खुशामदें करते, हाथ पांव जोड़ते कि उनकी पेशानी पे बल ना पड़े। अपनी तो जैसे कोई मर्जी ही ना थी। एक ये है कि आज का ज़माना है, मियाँ है तो वैसे भी इनके पीछे लगा हुआ है। रही सास तो वो बेचारी तो किसी कितार किसी शुमार में नहीं, बुढ़िया है, खुड्डे लाइन लगा दो। उनकी बातों पर राहिला का खून खोलने लगा और वो खून के घूंट भरती खामोशी से बैरूनी गेट की जानिब बढ़ गई। हालांकि जी तो चाह रहा था कि इन सब बातों का जवाब दे,
मगर जब उसने इधर रहना ही नहीं तो फिर खामखा बोलने से क्या फायदा। अरे अरे किधर जा रही हो मुंह उठा के? उसे जाते देखकर अम्मा वहीं से बुड़बुड़ा कर उठी थी। आप तो मुतमिन हो जाएं, बदतमीज बहू तो जा रही है, अब आप ना तमीजदार बहू ले आइएगा और अपने बेटे से कहिएगा मुंह भी ना लगाए उसे। भाई पहले की औरतें अच्छी थी ना, हम अच्छी नहीं हैं, तो फिर आज क्यों ब्याहते हैं आप लोग अपने बेटों को? वो जाते जाते मुड़ के बोली तो अम्मा हमन्ना खड़ी रह गई। ए क्या वाही तबाही बोल रही है लड़की, जुबान के आगे खंदक है कोई, बदजुबान। मगर वो जा चुकी थी और अम्मा सर पकड़ के तख्त पे ढेर हो गई। उधर टैक्सी से उतर के उसने गेट पे लगी बेल एक तवातर से बजाई। थोड़ी ही देर में हामती कामती सुमैया बाजी आन मौजूद हुई और यूं बेवक्त उजाड़ हुलिये में से देख कर धक से रह गई। राहिला तुम इस वक्त इस तरह? हाँ बाजी बताती हूँ सब, पहले टैक्सी वाले को तो फारिग कर दें। और थोड़ी देर बाद वो सुमैया बाजी के ड्राइंग रूम में उनके शाने से लगी ज़ारों कतार रो रही थी। आराम से मेरी जान, धीरज से, घरों में ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, भला यूं घर छोड़ के कोई आता है? अच्छा चलो चुप हो जाओ, मैं अभी ज़ीशान से बात करती हूँ, वो बहुत अच्छा सुलझा हुआ लड़का है, अभी तुम्हें ले जाएगा। क्या? वो उनसे दूर हट गई और दुपट्टे के पल्लू से मुंह साफ करते हुए बोली, क्या मतलब है आपका? मैं यूं हरगिज़ वापस नहीं जाऊंगी। अव्वल तो वो मुझसे सॉरी करे और आइंदा के लिए इस तरह बिहेव ना करने का वादा करे तो जाऊंगी। तुम तो पागल हो गई हो राहिला, भला मर्द भी कभी अपनी गलती मानते हैं? अच्छा चलो इस टॉपिक पे फिर बात करेंगे। और सुनो, अभी फरहाद आने वाले हैं, उनको इस बात की खबर ना हो कि तुम लड़ झगड़ के आई हो। बस मैं कुछ कह दूंगी कि उदास हो रही थी, मैंने भुलवा लिया। मगर फरहाद भाई से क्यों छुपाती हैं आप ये बातें? वो हैरान थी। बस ऐसे ही, और ये कोई इतनी अच्छी बात भी नहीं जो खोल खोल के बताई जाए सबको। सुमैया के चारों बच्चे तो खाला को देख के खुश हो गए। फरहाद भाई ने भी बहुत खुशदिली से खुशामदीद कहा। खाने की मेज़ पे भी उसे मुख्तलिफ डिशें पेश की जाती रहीं। वो काफ़ी हद तक बहल गई थी। खाने के बाद सब लोग टीवी के सामने बैठ गए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का मैच आ रहा था जब अचानक फरहाद भाई ने सुमैया बाजी को मुखातिब किया। समी, ये जैसा सूट राहिला ने पहन रखा है ऐसा तुम्हारे पास भी तो है ना? बाजी के साथ साथ वो खुद भी बौखला गई थी, क्योंकि बाजी के कहने पे नहा धो के उन्हीं का सूट पहन लिया। वो तो खुद कुछ लाई नहीं थी। फिर बाजी फौरन ही संभली थी। हाँ फरहाद, जैसा सूट मैंने लिया था ना, इसने भी मंगवाया था वैसा ही। अच्छा। फरहाद भाई अब टीवी की तरफ मुतवज्जो थे। बारिश की वजह से मैच रुक गया तो फरहाद भाई आराम की नीयत से उठ गए। समिया बाजी भी उनके साथ ही चली गई। शाम को फरहाद भाई दोस्तों के साथ बाहर निकल गए तो समिया बाजी उसे फिर से समझाने लगी। देखो भला हम कब तक छुपाएंगे? तो मत छुपाएं, बता दें भाई को। तुम समझती क्यों नहीं हो राहिला, ऐसी बातें बढ़ाते नहीं हैं, ना ही सबको बताने वाली होती हैं। और फिर उसके मना करने के बावजूद बाजी ने ज़ीशान को फ़ोन कर दिया। वो काफ़ी देर ज़ीशान से धीमे धीमे लहजे में बातें करती रही, फिर फ़ोन बंद करके कहने लगी, देखा मैं कहती थी ना कि वो बहुत सुलझा हुआ लड़का है, बस उसे थोड़ा सा गुस्सा था तुम्हारे ज़ुबान चलाने पे। और फिर बीवी से तवक्को तो होती है ना मर्द को, जब पहली दफ़ा यूँ औरत ज़ुबान चलाती है तो मर्द भी बहुत हर्ट होता है। और फिर तुम बगैर बताए यूँ बात को झगड़े में बदल के घर छोड़ के आ गई। मगर मेरे कहने पे वो कल तुम्हें लेने आएगा, कह रहा था आज अम्मा को भी मना लेगा। अम्मा का लाडला मामाज बेबी, उन्हीं की बात मानता है। और आप भी ना कमाल करती हैं, मैंने आपको बताया भी था कि ज़ीशान ने मुझसे किस तरह बात की, फिर भी आप। बाजी ने उसकी बात काट के चुप रहने का इशारा किया। पोर्च में फरहाद भाई की गाड़ी आके रुकी थी। पागल हो तुम बिल्कुल, छोटे छोटे झगड़ों के तमाशे बनाने से ना हाथ कुछ नहीं आता, जो रही सही इज्जत बननी होती है ना उससे भी जाता है बंदा। समिया बाजी ने उसे घूरते हुए तमदीह की थी और कमरे से बाहर चली गई थी। एक तो जगह अजनबी थी, उसे मुश्किल से नींद आती थी। फिर सुमिया के बच्चे माहम और गुलरेज देर तक उसके पास बैठे कहानियाँ सुनते रहे। वो तो रात को सोना भी उसी के पास चाहते थे।
मगर बाजी ने उन्हें बाबा की डांट का डरावा देकर उनके कमरे में सोने भेज दिया। अरे बाजी, भला फरहाद भाई जैसा कामगो, सोबर और मोहब्बत करने वाला बंदा भी डांट सकता है। वह मुस्कुराई तो जवाबन बाजी भी मुस्कुरा दी। हाँ भाई, इन बच्चों को भी तो काबू करना होता है। और फिर जाने रात का कौन सा पहर था जब राहिला की आंख खुल गई। शायद प्यास लग रही थी या फिर लाइट चली गई, इसलिए उसने उठकर कमरे की खिड़कियां दरवाजे खोल दिए। बाजी के बेडरूम से फरहाद भाई की आवाज़ आ रही थी। वो बिला इरादा उनके कमरे की तरफ बढ़ी थी, मगर अंधेरे से ज़्यादा आवाज़ों का मफहूम सुनकर ठठक के उधर ही रुक गई। ये तुम हर बात मुझसे छुपाती क्यों हो? क्या समझती हो मैं बच्चा हूँ या कोई अंधा गूंगा बहरा हूँ? तुम्हारे खानदान के करतूत बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इतनी लंबी तो तुम लोगों की जुबानें हैं। घर बसाने का कोई वस्फ है तुम लोगों में भी कि नहीं? ये तो मेरी शराफत कि तुम मेरे साथ बस रही हो। तुम्हारे खानदान के करतूत और तुम्हारी जुबान देखकर तो मैं तुम्हें कब का छोड़ चुका होता, लेकिन अपने बच्चों के बाइस इस जंजीर में जकड़ा हुआ हूँ। हो तो तुम भी उसी की बहन, बज़ाहिर कितनी सादा, नेक, खामोश और मिस्कीन। बोलने पे आओ तो बदजुबान, झगड़ालू, जाहिल, गंवार औरत। ज़ीशान ने बहुत अच्छा किया, बर वक्त जान छुड़ा ली। और कोई बच्चा हो जाता ना तो मेरी तरह पाँव की जंजीर बन जाता। सारी जिंदगी रोएगी तुम्हारी बहन, पछताएगी। ऐसी बदजुबान तलाक याफ्ता लड़कियों को तो कोई पूछता भी नहीं। यहाँ तो कंवारी एक से बढ़ के एक बैठी हैं, और वो कोई बड़ी हसीन, कोई हूर परी भी नहीं। ये तो मुझ जैसा सादा बंदा तुम लोगों के खानदान में आके फंस गया। कसम से कभी कभी सोचता हूँ कितनी धोखेबाज औरतें हो तुम सब की सब। अल्लाह ना करे फरहाद, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे क्यों छुपाऊंगी? बताया तो है, राहिला हम सब में छोटी है, लाडली भी बहुत है। शादी के बाद माशाल्लाह से खुश है। बस जाहिर है इतने लाड प्यार में पली है तो हम सबसे उदास हो जाती है। अभी भी अम्मी अब्बू नहीं थे, बस अम्मी अब्बू के लिए उदास हो गई तो ज़ीशान छोड़ गया। दिन रात इधर मेरे पास गुजार लेगी, उसका दिल थोड़ा बहल जाएगा, कल वो आके उसे ले जाएगा। सुमिया बाजी की आवाज़ में लजाजत थी, आजिज़ी थी, जैसे एक जाबिर हुक्मरान के रूबरू उसकी ज़र खरीद लौंडी अपने जुर्म की सफाई पेश कर रही हो। राहिला पसीने में डूबे लरसते ठंडे वजूद के साथ आहिस्ता से अपने कमरे में पलट गई। बेआवाज़ आंसू आंखों से निकल कर गिरेबान और फिर तकिया भिगो रहे थे। चीखें रोकने के लिए उसने तकिया सर पे रख लिया। ओह मेरे खुदा! ज़माने भर के नर्म को शाइस्ता अतवार और सबसे रख रखाव से मिलने वाले फरहाद भाई, जो धीरे से बोलने वाले, बज़ाहिर समिया बाजी पे फिदा फरहाद भाई का ये कौन सा रूप था? और सुमिया बाजी किस कदर हिम्मत और सब्र वाली हैं। किस तरह उन्होंने आज तक इनका ये रूप हम सब से छुपा के रखा और कैसे हौसले से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या सिर्फ बच्चों की खातिर, या लोगों के सामने पिया मन चाही सुहागन का भरम कायम रखने की खातिर? किसी भरम से तो उनकी भी इज्जत कायम थी और वालिदैन और बहन भाइयों की भी। सारी रात रोते और सोचते रहने से सुबह सर में तो दर्द था, लेकिन फिर भी वो नाश्ते की मेज़ पे आ गई और नाश्ता करते हुए फरहाद भाई को देखा। बच्चे अभी अभी स्कूल गए थे और अब सुमिया बाजी जी जान से फरहाद भाई की खिदमत में मसरूफ़ थी। अच्छे भले सीखे हुए टोस्ट भी फरहाद भाई को जले हुए लग रहे थे, तो बाजी ने झटपट और स्लाइस टोस्टर में डाल दिए और लाकर वो सामने रखे। तो फरहाद भाई ने कॉर्नफ्लेक्स के लिए कह दिया। वो किचन काउंटर के पास सर झुकाए खड़ी थी कि सुमिया बाजी की आवाज़ आई, आओ ना राहिला, तुम भी नाश्ता करो। जी बाजी अभी आती हूँ, मैं ज़रा पहले फ़ोन कर लूँ। और फिर उसने अपने घर का नंबर मिलाने में 1 मिनट की ताख़ीर न की। दूसरी तरफ ज़ीशान ने ही रिसीव किया फ़ोन। आ गई याद, भूले कब थे? वो हंसी। अच्छा सुनो, ऑफिस से वापसी पे मुझे भी लेते जाना, शाम तक का इंतज़ार कौन करे?
क्या वाकई? ज़ीशान की आवाज़ में हैरतनाक खुशी भी थी। बिल्कुल। वो एक बार फिर जोर से हंसी और नाश्ता करते हुए फरहाद भाई ने हैरत से राहिला को और फिर हल्की सी शर्मिंदा निगाह से सुमिया बाजी की तरफ देखा, जिनका चेहरा खुशी की चमक से दमक रहा था। और राहिला ने भी आज जिंदगी का वो सबक सीखा था जो शायद सुमिया या अपनी अम्मी के उम्र भर समझाने से भी ना सीखती, बल्कि उल्टा उनसे लड़ती और उलझती रहती। मगर वो सुमिया की सवालिया नज़रों को भी नज़रअंदाज कर गई, जो राहिला की इस यकायक काया पलट पे हैरान थी। कहाँ तो रात तक ज़ीशान का नाम सुनने को तैयार न थी और अब खुद ही उसे बुला रही है। राहिला भला अब उन्हें क्या बताती? असल वजह बताकर वो सुमिया का बरसों का भरम तोड़ देती। ऐसी ना समझ तो न थी, और ये बात तो उसे अब समझ आ गई थी कि औरत वही मुआशरे में इज्जत पाती है जो पिया मन चाही मन भाई हो। हकीकत क्या है, इससे किसी को क्या लेना देना। ये भरम भी तो आखिरकार औरत को ही कायम रखना होता है। उसका घर दुनिया के खुशकिस्मत तरीन घरानों में से है। सुमैया ठीक कहती थी, शादी के बाद औरत का सबसे बड़ा इम्तहान उस घर में एडजस्ट करना, वहाँ आने वाले उतार चढ़ाव के मुताबिक अपने अंदर ठहराव और तब्दीली पैदा करना ही है। वरना तो सारी तरबियत सारी तालीम खाक में मिल जाती है अगर जो औरत को रख रखाव और घरदारी का ये छोटा सा गुण भी समझ ना आए कि घर अपनी मैं को मारने से ही बनते हैं। कुछ वक्त लगता है, लेकिन बिलाखिर मर्द भी अपना बन जाता है। और कहीं ना कहीं राहिला के दिल में एक उम्मीद थी कि ज़ीशान ने भले गुस्से में उसे ये कह दिया, लेकिन कम से कम वो फरहाद भाई जितना बदतमीज़ बदमिजाज और फ़रौनी मिजाज का हामिल इंसान नहीं। थोड़ा सा खुद को तब्दील करके राहिला ज़ीशान के साथ एक बहुत अच्छी खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार सकती है कि आखिर सुमिया बाजी भी तो ऐसे फ़रौन के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं। और जाने हमारे गिर्द कितने ही ऐसे शादीशुदा जोड़े मौजूद हैं जहाँ किसी एक ने दूसरे का भरम बना रखा है। शायद इसे ही इंसानियत की मेराज कहते हैं कि इंसान अपनी ज़ाती अना खुददारी और गुस्से पे अपने साथ मौजूद लोगों की इज्जत व तौकीर को तरजीह दे।